नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया भी अच्छे से जारी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने पिछले टॉपिक पर जो चर्चा की थी उसी के आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है, जिसमें आज रहेगा एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। ठीक है, आपने देखा वायुमंडल का जो सामान्य परिचय था उसमें परिभाषा हो गई, विशेषता के साथ साथ आपने संगठन देखा और इसके बाद लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के संदर्भ में बातचीत की गई थी। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं वायु दाब और वायु संचार के विषय में। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है वायु दाब एवं वायु संचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वायु दाब एवं वायु संचार। ठीक है, एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। एयर प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, हम सब लोग देखिए नर्सरी क्लास से पढ़ते पढ़ते इंटरमीडिएट की क्लास तक कम से कम हम सब चीज़ों को लगभग सीखें। जैसे नर्सरी क्लास में हम लोगों को सिखाया जाता था, किताबों में लिखा रहता था, क्या आप जानते हैं कि हवा में भार होता है? तो उसमें फिर आगे एक प्रयोग दिया रहता था, 2 बैलून ले ली जाते थे और दोनों बैलून में हवा भर दी जाती थी। ठीक है, और उसको एक तराजू की तरह बना लिया जाता था। इसके बाद एक बैलून की हवा को एग्जॉस्ट कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, जिससे आप देखते थे कि जिसमें हवा भरी हुई है वो नीचे की तरफ वो बैलेंस आ जाता था। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हवा में भार होता है, इसलिए हवा से भरा हुआ गुब्बारा और नीचे की तरफ आ गया, है ना। जो लाइट वेट होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो हैवी वेट होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। एक चीज़ तो ये है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो और भी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग सिलेंडर देखिए खरीदते हैं तो उसमें एक तरह की गैस ही तो भरी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही तो भरी रहती है। सिलेंडर जब खाली होता है तो हम लोग उठाते हैं तो उसका भार हमें कम महसूस होता है, लेकिन जब उसमें सिलेंडर भरा होता है, LPG भरी होती है, तो देखिए उसका भार हमें ज़्यादा महसूस होता है ना। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह पर वायु का जो एक आवरण है, उस आवरण का ही जो भार पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, एक वजन पड़ता है, उसके वजन का जो एक प्रेशर पड़ता है, उसी को हम एयर प्रेशर कह सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु के दबाव को, वायु के दबाव को एयर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। ये चीज आपने देखा, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु के दबाव को एयर प्रेशर कहते हैं, ये चीज है। अब इसमें देखिए एक आंकड़ा तो यह है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु के गैसों का जो एक विन्यास होता है, व्यास होता है, परास भी कह सकते हैं, वो बढ़ता चला जाता, अर्थात 2 कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह पर जब हम रहेंगे तो ज़्यादा वायु दाब हमें महसूस होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या होता जाता, कम होता जाता। इसी को हम लैप्स रेट ऑफ द एयर प्रेशर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी की सतह पर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब अधिक होता है, वायु दाब अधिक होता है। एक चीज ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की सतह, देखिए सतह का मतलब क्या समझते हैं, जिसमें हम लोग चलते हैं वही तो सतह है। पृथ्वी की सतह क्या है, जिसमें हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग अपनी खेती किसानी करते हैं, जिसमें हम अपने घरों का निर्माण करते हैं, वही तो पृथ्वी की सतह है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाने पर, ऊंचाई में जाने पर एयर प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर क्या होगा, कम होता है। यहां पर आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, पृथ्वी की जब सतह पर होते हैं तो वायु का दाब बढ़िया पड़ता है, तो हम लोग अपना जो रोजमर्रा का कार्य है अच्छे से करते रहते हैं। बाकायदा उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा, जो भारी गैसें रहेंगी वो ज़्यादातर यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे तो जो भारी गैसें होती हैं उनकी मात्रा कम होती जाती है, और जो गैसें लाइट वेट रहती हैं, हल्की होती हैं, वो ज़्यादातर ऊपर वाले भाग में रहती हैं। इसीलिए प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा हमें ये समझना है कि जब हम शेरपा जानते हो किसे कहते हैं? शेरपा का आशय क्या है, जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ों में चढ़ता है, चोटी पर पहुंचने का प्रयास करता है, तो पर्वतारोहियों को हम शेरपा नाम से जानते हैं, है ना। तो जो शेरपा होते हैं तो वहाँ पर जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो कम हो रहा है ना। ऑक्सीजन का जो डिमांड है समान रूप से कम हो रहा है, तो अपने उस ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपना लिए रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो देश है धार्मिक देश के रूप में भी आप देखते हैं कि विभिन्न पर्वतों में तमाम प्रकार के देवी देवताएं रहते हैं, है ना, उनका निवास होता है। तो लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि ऊंचाई में जाना पड़ता है। तो भारत सरकार कुछ शरीर की जांच करती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर सही है, अस्थमा का डिजीज़ तो नहीं है। अगर ये सब होता है तो आपको यात्रा के लिए रोक दिया जाता है कि आप मत जाइए, है ना। नियम तो यह है कि आप मत जाइए। दूसरी बात यह है कि अगर आप जाते भी हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन लेवल की कुछ कमी होती जाती है। इसलिए आप सभी लोग इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पहुँचते हैं उन व्यक्तियों को समय समय पे उनके शारीरिक जांच होती रहती है, अनिवार्य हो जाता है कि नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एयर प्रेशर याद रखिएगा वहाँ पर कम होता जाता है, जिससे हमारे वॉमिटिंग हो सकती है ना। वॉमिटिंग कैसे हो सकती है, ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है। इसी तरह जो है, जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हम सामान्य जो पेन लिए रहते हैं उन पेन को जो है यूज़ वहाँ नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी जो है उसके जो इंक रहती है उसको एग्जॉस्ट होने में वो निकल सकती है, जिससे हमारे कपड़े भी खराब हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि पृथ्वी की सतह में पड़ने वाला जो वायु का दबाव उसी को एयर प्रेशर कहते हैं। एक हमने आपको ये बताया, दूसरा हमने ये बताया, तीसरा हमने आपको ये भी बताया। चौथा एक और हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर प्रश्न आता है कि कौन सा मौसम होता है जिसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। आप ही सोच समझ के बता सकते हैं कि जो गैसें होती हैं उनका कांटेक्ट आप कह सकते हैं एक तरह से रिलेशन होता है टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो गैसें क्या होती हैं, एक्सपेंशन होती हैं, फैलती हैं, है ना। जब फैलती है तो लाइट वेट होकर ऊपर पहुंचती है। इसलिए गर्मी का जो समय होता है, ग्रीष्मकाल का जो समय होता है, ग्रीष्मकाल का जो समय होता है, आप देखेंगे इस वक्त जो है गैसों का दबाव पृथ्वी की सतह पर कम पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आखिर एयर प्रेशर को मापा किससे जाता है, तो उसके लिए वायुदाब मापी का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापी का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वायुदाब मापी के रूप में बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। क्या? बैरोमीटर। जैसे हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर से हमें मापता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है ना। इसी तरह एयर प्रेशर को मापने के लिए वायुदाब मापी के रूप में बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ठीक है। तो यही जो पारा है जब तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता है, तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ये मानते हैं कि चक्रवात आने का सूचक है ना। तो कुल मिला के बैरोमीटर का इसमें प्रयोग होता है। अब इसके बाद आगे समझिएगा, क्योंकि देखिए एयर प्रेशर से ही जो है हवा चल सकती है। अगर एयर प्रेशर ना हो तो हमारी पृथ्वी पर हवा नहीं चल सकती। इस बात को भी आपको समझ में रखना है।
ऐसे इसको देखिए समझते हैं पहले कि आखिर एयर प्रेशर का कारण क्या है, क्यों हवा चलती है। कभी हम लोगों ने महसूस किया कि हवा क्यों चलती है? तो सीधी सी बात है कि हवा के लिए टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है, तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसका एक कारण तो पहले समझिए कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। प्राथमिक स्रोत है भाई, किसका? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हर जगह एक समान रूप से पड़ता तो हमें नहीं लगता हवा चलने की आवश्यकता थी। जैसे दो कमरे हैं, मान लीजिए दोनों कमरे में हमने एसी की मदद से दोनों कमरों का टेम्परेचर 16-16 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, है ना। मान लीजिए कि ऐसा हम कुछ कर दिए कि 16-16 डिग्री, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, 16-16 कर दीजिए, 20-20 कर दीजिए, 25-25 कर दीजिए, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं उसमें। अब अगर मान लीजिए कि दोनों कमरे की खिड़की खोल दिया जाए तो आपको क्या लगता है, क्या एक कमरे की हवा दूसरे कमरे में जाना चाहेगी? उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब दोनों कमरों का टेम्परेचर समान है, तो जब समान टेम्परेचर है तो समान प्रकार की वायु होंगी, और समान प्रकार की वायु में जो है संचरण नहीं होता है ना। ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर भी आप देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पर। कहां पड़ता है? विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, और ध्रुवों पर क्या होता है? तिरछा पड़ता है। ध्रुवों पर क्या होता है? तिरछा पड़ता है। एक चीज तो ये है, ये आपके हो गए, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन में पड़ता है, साउथ पोल अंटार्कटिका में पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तिरछा होता है ध्रुवों पर और सीधा होता है विषुवत रेखा पर। कल हमने बताया कि 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी से पृथ्वी की सतह पर आ जाता। क्लियर हो गया? ये चीज है। अच्छा, सूर्य का जो है जब प्रकाश पड़ता है तो तिरछा पड़ने के कारण यहाँ की जो हवा, ध्रुवों की जो हवा होती है, अपेक्षाकृत उतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती, ठंडी ही रहती है। तो जब ठंड हवा रहेगी तो वायु पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। भाई ऊपर अपना स्थान छोड़ेगी नहीं, स्थान अपना छोड़ दे तो इसका मतलब वायु का दबाव कम हो जाएगा। जैसे हम अपने सर पे कुछ रखे हुए हैं तो हमें ज़्यादा भार पड़ता है, अगर इसको हम उठा लें तो उसका भार हमें कम महसूस होता है या महसूस ही नहीं होता, ऐसा भी लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्रुवों पर एयर प्रेशर जो होता है, ध्रुवों पर जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और विषुवत रेखा पर आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, अत्यधिक टेम्परेचर के कारण वायु गर्म होती है और अपना स्थान छोड़ देती है। तो यहाँ का वायु का जो दाब होगा वो क्या होगा? एयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ध्यान दीजिएगा, एयर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ये दो ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो हवा होती है, अगर एयर प्रेशर कम है तो अपनी ये हवा अपना स्थान छोड़ करके ऊपर की ओर जाएगी और इस स्थान को भरने के लिए ध्रुवों की तरफ से जो हवा आएगी, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जो एयर होती है वो हमेशा, ध्यान दीजिएगा, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर, चलती है। यहीं से परिभाषा आप निकाल सकते हैं कि आखिर वायु संचार क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो वायु संचार होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं। अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो चलने वाली हवाएं होती, ये तो परिभाषा निकल गई, ठीक है। तो अगर हम कहें इसको वायु संचार अंग्रेजी में कहते हैं एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये इसको मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है प्रचलित पवन। ध्यान दीजिएगा, पहला है प्रचलित पवन, इसे प्रचलित पवन कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं
मौसमी पवन, दूसरा क्या कह सकते हैं, मौसमी पवन कह सकते हैं, और तीसरा क्या हो सकता है, क्षेत्रीय या स्थानीय पवन। ठीक है, स्थानीय पवन। अंग्रेजी में पहले वाले को प्रिवेलिंग विंड कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड कहते हैं, दूसरे वाले को सीजनल विंड कहते हैं, और तीसरे वाले को लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया प्रिवेलिंग, दूसरा हो गया सीजनल, और तीसरा हो गया लोकल विंड। ये तीन प्रकार की हवाएं हो गई, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि आखिर होता क्या है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन होती क्या है? ठीक, सीधी सी बात है कि जो हवाएं वर्ष भर प्रचलन में हो, है ना, जो हवाएं वर्ष भर एक निश्चित पथ पर चलती हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्रचलित पवन कहते हैं। प्रचलित पवन कहते हैं, या फिर वर्ष भर चलती हैं तो वार्षिक पवन भी कह सकते हैं, वार्षिक पवन भी कह सकते हैं। प्रचलित पवन कहिए या फिर वार्षिक पवन भी कहिए, है ना, क्लियर है ना, प्रिवेलिंग विंड कहिए या फिर एनुअल विंड भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इनको हम जो है संवहनीय पवन भी कहते हैं। देखिए तीन नाम आपके सामने हमने रख दिए, ठीक है ना। तो ये होती क्या, इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा है कि प्रचलित पवनें वर्ष भर एक निश्चित पथ पर चलती हैं, एक निश्चित पथ पर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, ऐसी पवनों को हम प्रचलित पवन कहते हैं। इसके लिए एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि ये पृथ्वी का डायग्राम हमने बनाया, और इस डायग्राम में चीज़ों को पहले समझना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से डायग्राम बन गया। ठीक, जो प्रचलित पवनें होती है ये भी तीन प्रकार की होती हैं। पहला देखिए क्या होता है, ये पहला होती है व्यापारिक पवन। पहला है व्यापारिक पवन, जिसे हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। दूसरी जो होती है उन्हें पछुआ पवन कहते हैं, पछुआ पवन, वेस्टर विंड। और तीसरी जो होती है उन्हें कहते हैं ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक है, पोलर विंड कहते हैं। पहला है प्रचलित, ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर एक निश्चित पथ पर चलने वाली वार्षिक पवनों को प्रचलित पवन कहते हैं, जो तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, तीन प्रकार की हो गई। अगर हम कहें व्यापारिक पवन क्या होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस लाइन को हम 0 डिग्री कह सकते हैं। इसके बाद ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से 30 डिग्री ये साउथ हो गया, 66.5 डिग्री ये साउथ हो गया, और ये 90 डिग्री साउथ हो गया। ये इस प्रकार से डायग्राम आपके सामने बना। अब वार्षिक, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक पवनों की परिभाषा ये कहती है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो व्यापारिक पवनें होती हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों से, पृथ्वी है और इसमें 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाला दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर इसको आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों से, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तर दक्षिण से चलने वाली हवाएं किधर की ओर, 0 डिग्री की ओर जब चलती हैं, उन्हीं को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। इस चीज को आपको समझना है। व्यापारिक पवन को समझने के लिए ध्यान से ये भी समझना है कि अगर हम उत्तर गोलार्ध में देखें, नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर हम बातचीत करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तर गोलार्ध की अगर हम बातचीत करें, तो उत्तर गोलार्ध में ये हवाएं
देख सकते हैं डायरेक्शन में, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो उत्तर गोलार्ध में ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं। अगर प्रश्न आ जाए व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, जिसमें ये 30 डिग्री जो उत्तर अक्षांश है, ध्यान दीजिएगा, जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है इसको हम अश्वक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वक्षांश कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता होगा? आखिर प्रश्न आता है कि अश्वक्षांश किसे कहा जाता है, तो 30 डिग्री उत्तर अक्षांश को कहते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी पर समझना होगा। कहा जाता है कि जो 19वीं शताब्दी के समय यूरोप के लोग अक्षांशों को पार करके दूसरे महाद्वीपों में जाया करते थे। जब वो जाते थे तो ज़्यादातर परिवहन में बड़े बड़े जहाज़ का उपयोग किया जाता था। जब दूसरे देशों में जाएंगे तो अब जाहिर सी बात है कि यूरोप का कल्चर अलग है, यूरोप का जो व्यवस्था अलग है। दूसरे देशों में जाएंगे तो वो व्यवस्थाएं हो सकता वहाँ पर ना हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यूरोप के लोग जैसे भारत की तरफ आते थे तो 30 डिग्री उत्तर अक्षांश को तो पार करना ही पड़ता था। तो जहाज़ में ढेर सारा सामान ले लिए, है ना, बहुत ढेर सारे वेपन्स ले लिए, बहुत ढेर सारे घुड़सवार हैं तो घोड़े वगैरह वहाँ पर रख लिए, सामान वगैरह रख लिए। तो जैसे इस अक्षांश को पार करते थे जहाज में कुछ हलचल होती थी, इसलिए क्या होता था, कुछ घोड़े उसमें से फेंक दिए जाते थे समुद्र में, है ना। जब फेंक दिए जाते थे तो उसका जो वजन होता था, भार होता था, वो संतुलित हो जाता था। अब धीरे धीरे ये एक परिपाटी बन गया कि कोई भी जहाज यूरोप से चलेगा तो वो उस अक्षांश पर कुछ घोड़ों को फेंकना ही फेंकना मतलब प्रारंभ कर दिए। एक तरह से ये एक परिपाटी बन गई, कोई भी गुजरे। जैसे गांव में हम जाते हैं, किसी की शादी ब्याह होता है तो जैसे गांव से निकलते हैं तो 2-3 नारियल ले लेते हैं, भैया कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप तोड़ते जाइएगा, है ना। मतलब एक नियम सा बन गया है कि आपको ऐसा करना ही करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नियम बन गया, इसलिए इस अक्षांश को क्या कहा गया? अश्वक्षांश कहा गया। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। इसी तरह अगर हम साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, और साउथ हेमिस्फीयर में देखिए हवा कैसे चल रही है। अगर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो ये हवाएं देखिए कैसे चल रही हैं, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चल रही हैं। तो दोनों गोलार्धों का डायरेक्शन हमने आपको बता दिया। व्यापारिक पवनें 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश के पास जब पहुंचती थी तो इस विषुवत रेखा के पास बिल्कुल शांत क्षेत्र का निर्माण होता था। इस शांत क्षेत्र के निर्माण वाले भाग को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम, अगर आप अंग्रेजी की डिक्शनरी खोजेंगे तो उसमें डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत क्षेत्र। क्लियर है ना। तो अगर प्रश्न आ जाए कि अश्वक्षांश किसे कहते हैं, तो 30 डिग्री उत्तर अक्षांश को कहते हैं। डोल्ड्रम क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। और दक्षिण गोलार्ध में डायरेक्शन क्या होती है, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर होती है। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बातचीत करते हैं पछुआ पवनों के विषय में। पछुआ जो पवनें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमने शुरू में ही बताया हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होता है, फिर हाई प्रेशर बनेगा, फिर लो प्रेशर बनेगा और फिर यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसमें भी आपको समझना है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली जो हवाएं होंगी उनको हम पछुआ पवन कहते हैं। आइए इसको हम समझते हैं, है ना। पछुआ पवन के विषय में हम बातचीत करते हैं। पछुआ पवन, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली हवाएं पछुआ पवनें होती हैं। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बातचीत करें तो इनकी जो डायरेक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रही है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है।
इसी प्रकार से अगर हम साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो इनकी जो डायरेक्शन है इसको देख सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कैसे होगी, तो आप इसको बता सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर होगी। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। क्लियर है? अब आगे समझिए, आगे थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर हम पृथ्वी के गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का क्षेत्रफल ज्यादा है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहते हैं और दक्षिण गोलार्ध में महासागरों का विस्तार ज्यादा है, इसीलिए इसे महासागरीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहेंगे और दक्षिण गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहते हैं। अब ये हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो जो महाद्वीप होते हैं ये बॉटल नेक होते हैं, हर्डल्स होते हैं। जैसे हवा चलती है तो ये हवाओं की वेलोसिटी को कम करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में महासागर एक स्टिमुलस होते हैं, बाधा नहीं होते हैं और उसको तेज करने वाले होते हैं, इसलिए पछुआ पवनों की जो वेलोसिटी होती है दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा होती है। यही वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण जो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो नाविक होते हैं इस हवा को कहते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा कहते हैं, रोरिंग 40 कहते हैं भाई। ठीक है, इसी तरह जो 50 डिग्री अक्षांश है, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, यहाँ पे चलने वाली हवाओं को भयंकर पचासा कहा जाता है। भयंकर पचासा कहा जाता है। ये सब नाविकों के द्वारा दिए गए नाम है, कोई ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक नाम है। 60 डिग्री साउथ अक्षांश पर जो हवा चलेगी उसे कहते हैं चीखता साठा। चीखता साठा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पछुआ पवनों के विषय में भी अच्छे से जानकारी हो गई होगी। प्रश्न आ जाए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गरजता, भयंकर और चीखता ये जो हवाएं हैं ये दक्षिण पछुआ पवनों कहते हैं, उत्तर पछुआ पवनों को बिल्कुल नहीं कहेंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद बात बनती है ध्रुवीय पवनों के विषय में। ध्रुवीय पवन, पोलर विंड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पोलर विंड कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, याद रखिए इनकी दिशा व्यापारिक पवनों की भांति होती है, व्यापारिक पवन की तरह होती है, ठीक है, इनकी दिशा कैसी होती है? व्यापारिक पवन की तरह होती है। एक चीज तो ये आपने ये देखा, अर्थात आपने देखा व्यापारिक पवन की जो दिशा थी वो कैसी थी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर गोलार्ध में ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती थी। इसका मतलब इनकी भी जो दिशा होगी उत्तर गोलार्ध में वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होगी। और दक्षिण गोलार्ध की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो हवाएं होंगी वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगी। ठीक है, अब चूंकि ये हवाएं ध्रुवों पर चलती हैं तो ये क्या होंगी? शुष्क होंगी और क्या होंगी? कोल्ड होंगी। कोल्ड होंगी, कितनी कोल्ड होंगी? याद रखिएगा, बर्फीली हवाएं होंगी, है ना? कैसी हवाएं होंगी? बर्फीली हवाएं होंगी। इसका मतलब ये कि इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा शुष्क होती हैं, कोल्ड भी रहती हैं और बर्फीली भी रहती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा बर्फबारी होती रहती है। रेनफॉल की जगह क्या होती रहती है? बर्फबारी होती रहती है। स्नो जो है रेनिंग होता रहता है। क्लियर है ना? तो आइए, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातों को समझ गए होंगे। इसके सेकेंड पार्ट पर हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट आपका कहलाता है मौसमी पवन। मौसमी पवन, सीजनल विंड। ठीक है, मौसमी पवन के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे।
मौसमी पवन होता क्या है? अगर हम कहें तो हमारा जो पृथ्वी का धरातल है, मौसम अल्पकालिक पवनें होती हैं और जलवायु जो होता है वो दीर्घकालिक होता है। तो पृथ्वी की सतह पर चलने वाली, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर चलने वाली अल्पकालिक पवनों को मौसमी पवन कहते हैं। मौसमी पवन कहते हैं। ठीक, ये चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिए। पृथ्वी की सतह पर चलने वाली अल्पकालिक पवनों को मौसमी पवन कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखिए, एक होता है स्थल समीर, है ना, लैंड ब्रीज कहते हैं। ब्रीज का मतलब ही होता है ठंडा, है ना, ब्रीज का मतलब क्या होता है? ठंडा। और एक होता है, दूसरा होगा स्थल समीर हो गया, दूसरा हो गया जल समीर, वाटर ब्रिज या सी ब्रिज। ये दो प्रकार की पवनें यहां पर पहले हमें समझना है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक डायग्राम हम आपके सामने यहां पर बना दिए, इस डायग्राम को समझना है। ये मान लीजिए स्थल हो गया और ये समुद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए, दिन और रात होते हैं। दिन क्या होता है और रात। ठीक है, दिन के समय की अगर हम बातचीत करें तो देखिए, दिन का समय अर्थात सूर्य का प्रकाश जब स्थल और जल दोनों में पड़ेगा तो स्थल वाला जो भाग होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, पानी वाला भाग धीरे धीरे गर्म होता है। क्लियर है ना? स्थल क्या होगा? रैंडमली जो है हॉट हो जाएगा और सी वाला जो एरिया होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा। इसका मतलब यह है कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश स्थल और जल में पड़ता है, स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर स्थित जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर के अपना स्थान छोड़ देती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा दिन के समय। ध्यान दीजिएगा, दिन के समय स्थल पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, और समुद्र पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। इसका मतलब ये है कि हवाएं तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दिन के समय, ध्यान दीजिए, दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली जो ठंडी पवनें होंगी, समुद्र से स्थल की ओर जो चलने वाली ठंडी पवनें होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? जल समीर कहेंगे। जल समीर क्यों कहेंगे? क्योंकि जल से चलती हैं, जो हवाएं जहां से चले उसको वही समीर कहा जाएगा। क्लियर है ना? ये चीज है। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण हम और यहां पर देखना चाहेंगे। जैसे हम चावल पकाते हैं तो देखिए, जो बॉयज होते हैं, चलो ठीक है, आप आजकल प्रेशर कुकर आ रहा है, उसमें चढ़ा दिए, खट से बन गया। हम गांव में देखते हैं पतीले में चावल चढ़ा देते हैं, है ना। तो पतीले में जब चावल चढ़ाते हैं तो पहले हल्के से पानी पतीले में रखते हैं, गर्म करते हैं। जब उसमें छोटे छोटे पानी के बुलबुले ऊपर आना स्टार्ट हो जाते, उस समय वो चावल उसमें कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठे सब कर दिए, बढ़िया जला दिए, नहीं पका, थोड़ी देर बाद फिर बीच में खन के पानी भर दिए, चावल का स्वाद समाप्त हो जाता है, जान लीजिए, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है कि बढ़िया चावल को पकाया गया, और इसके बाद देखिए चीज़ों को आकलन करने की गुणवत्ता कितना ज़्यादा है महिलाओं में ना। एक चावल लेकर के और ऐसे समझ लेती पूरा चावल पक गया। इसका मतलब यह है कि जो पानी वाला भाग है, पानी वाला जो एरिया होता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। पतीला तो जल्दी गर्म हो गया। इसी प्रकार यहाँ से भी समझना है कि दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को जल समीर कहेंगे, क्योंकि समुद्र में हाई प्रेशर बना रहेगा और स्थल में लो प्रेशर बना रहेगा। इसी का उल्टा कर दीजिए रात के समय, तो रात के समय स्थल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और पानी वाला भाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। जैसे आज के ज़माने में गर्मी में आप देखिए तो छतों में रखी हुई पानी की टंकी जो होती है, उसमें भरा पानी दोपहर से गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और देर रात तक, हमें तो लगता है कि सुबह तक भी गर्म रहता है। इसका मतलब यह है कि पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो रात के समय क्या होगा?
रात के समय स्थल पर हाई प्रेशर बन जाएगा। इसके लिए अगला डायग्राम बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। क्या है? रात के समय। तो रात के समय क्या होगा? स्थल ठंडा हो जाएगा, इसलिए यहाँ की हवा क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। इस कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और समुद्र वाले भाग में क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। ठीक। रात्रि के समय स्थल से जल की ओर चलने वाली ठंडी जो हवाएं होती हैं उसको स्थल समीर कहते हैं। स्थल समीर कहते हैं। बिल्कुल इसी परिपाटी पर है समझा जा सकता है घाटी समीर और शिखर समीर को। ठीक है, घाटी समीर और शिखर समीर को, अर्थात रात्रि के समय ध्यान दीजिएगा, रात्रि के समय की अगर हम बातचीत करें तो शिखर से घाटी की ओर जो चलने वाली पवन होगी उसे हम शिखर समीर कहेंगे, और दिन के समय घाटी से शिखर की ओर जो चलने वाली समीर होगी, पवन होगी, उसे घाटी समीर कहते हैं, वैली ब्रीज कहते हैं। ठीक है। इसमें जो मेन पढ़ने का वो मामला है वो आपका होता है मानसून। मानसून के विषय में हमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना होता है। मानसून है क्या? अगर हम समझे तो मानसून है क्या, इस बात को हमें बताना है। तो देखिए, मानसून सीधी सी बात है कि गर्मी के समय में जब सूर्य का प्रकाश स्थल में पड़ता है और वही प्रकाश जो है समुद्र में पड़ता है, तो आप चीज़ों को देखते होंगे कि स्थल में जब पड़ता है तो स्थल की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और हॉट होने के साथ साथ ड्राई हो जाती है ना। ग्रीष्म काल के समय स्थल की जो हवा होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाएगी, अर्थात ड्राई हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में जो हवा बनेगी वो क्या होगी? ज़्यादातर ठंडी होगी, और ठंडी के साथ साथ उसमें ह्यूमिडिटी भी रहेगी, नमी भी रहेगी। तो बन गया ना मामला। इसका मतलब यह है कि हाई प्रेशर बन गया समुद्र में, लो प्रेशर बन गया स्थल में। यही कारण हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि ग्रीष्म काल के समय समुद्र से स्थल की ओर आने वाली जो हवाएं होंगी, उन्हीं हवाओं को हम क्या कहते हैं? अरबी भाषा में मानसून कहते हैं। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। कौन से भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग अल मसूदी साहब ने किया था। अल मसूदी है ना, ये अरब के मीट्रोलॉजिस्ट थे, मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा? मानसून कहा। भारत में आपने देखा होगा मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अर्थात मोहम्मद गजनबी की बात हम करते हैं। मोहम्मद गजनबी के समय में बहुत से कवि भारत में आए थे। बहुत से कवि कह लीजिए, बहुत से लेखक कह लीजिए, बहुत से वैज्ञानिक प्रकृति के कवि कह लीजिए। इसमें एक कवि थे, उनका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी नाम था। ये एक स्वतंत्र कवि थे। कैसे कवि थे? स्वतंत्र कवि थे। इस कवि ने कह रखा था मोहम्मद गजनबी से कि पहली बात तो हम भारत नहीं जाएंगे। अरे कहे हम जा रहे हैं तो आप भी चलो, क्यों नहीं चलोगे? तो कहे हम जाएंगे, लेकिन ये है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारा जहाँ मन होगा घूमेंगे और जो मन होगा वही लिखेंगे, जो चीज़ समझेंगे वही चीज़ लिखेंगे, है ना। ऐसे कवि जो राजा के हाँ में हाँ मिलाते हैं, राजा के संकेत करने पर राजा के संदर्भ में अच्छी बात लिखते हैं, ऐसे कवियों को दरबारी कवि कहा जाता है ना। जैसे आजकल का जो मीडिया है उसमें एक शब्द यूज़ किया जाता है, हालांकि उस शब्द का नाम हम यहाँ पे नहीं लेंगे, कि भाई जो जिसकी सत्ता उसी में हाँ मिला के बोलिए, इस तरह। तो कुछ ऐसे भी कवि रहा करते थे। लेकिन ये जो कवि थे भाई बहुत स्वतंत्र रूप से थे। ये जब भारत आए तो इन्होंने बनारस में आए और बढ़िया संस्कृत भाषा की चीज़ों को सीखा, बहुत सी चीज़ों को इसने सीखा, और भारत की जलवायु के विषय में भी इसने जाना पहचाना और बोला। क्या बोला? कि भारत में मानसूनी जलवायु है, और भारत में अगर मानसूनी जलवायु, देखिए पुराने ज़माने में अनाज ही महत्वपूर्ण रहता था। जैसे आज के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग बड़ा महान मान लिए, लेकिन कोरोना वायरस के समय में ये पता चल गया कि भोजन जिसके पास है वो देश ज़्यादा मजबूत माना जाएगा, है ना। ये चीज़ है, तो भोजन तो ही सबसे महत्वपूर्ण है ही है। तो अल-बरूनी महोदय साहब ने बोला कि भारत एक मानसूनी देश है, और इस कारण यहाँ पर कृषि तथा पशुपालन का कार्य बड़े स्तर पर होता है।
कृषि तथा पशुपालन का कार्य बड़े स्तर पर होता है और इस कारण जनसंख्या भी ज़्यादा है। भाई भोजन पर्याप्त होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भोजन जहाँ पर्याप्त होगा, हम कहते हैं किसी वन में जंगल में पर्याप्त जैव भार है, पर्याप्त जैव विविधता है, पर्याप्त भोजन है, तो ढेर सारे उसमें जानवर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यही तो उसका कारण है। भारत जैसे देश में पर्याप्त व्यवस्था है तो इसलिए जनसंख्या में भी बहुत ज़्यादा विस्तार पाया गया, है ना। ये चीज़ आप देख सकते हैं। आखिर हम रूस के विषय में बातचीत करें, रूस हमसे कम से कम 7 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी 7 ठो भारत वहाँ पर हैं। लेकिन जनसंख्या की बात किया जाए तो हमारे किसी राज्य के बराबर उसकी जनसंख्या नहीं है। अब आप जान ली इतनी कम जनसंख्या उसकी। कारण क्या है? कारण ये है कि उसके ज़्यादातर रूस के हिस्से में बर्फ़ जमा रहती है और बहुत मोटी परत जब बर्फ़ जमा रहती है तो अनाजों का उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। इस कारण आप देखेंगे जनसंख्या में एक ऋणात्मक समान रूप से स्थिति पाई जाती है। तो अल-बरूनी महोदय साहब का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने इसको जो है लिखा, किसमें लिखा है? किताब इन्होंने लिखा, नाम है किताब का तहकीक ए हिंद। क्या है? तहकीक ए हिंद। तहकीक मतलब क्या होता है? तहकीक एक समान रूप से एक उर्दू जबान का शब्द है, तहकीक करना। तहकीक मतलब जांच पड़ताल करना, है ना। तो तहकीक हिंद का मतलब हो गया भारत एक खोज। भारत एक खोज, याद रखिए इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक पर इन्होंने भारत की मानसून के विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया। हालांकि हमने कभी पूरी किताब नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जाना तो मानसून के विषय में इन्होंने बहुत अच्छी बात की। क्लियर है? तो मानसून क्या होता है? तो ग्रीष्मकाल के समय समुद्र से स्थल की ओर आने वाली जो नमी युक्त हवाएं होती है, उस हवा को ही हम क्या कहते हैं? मानसूनी पवन कहते हैं, है ना। जैसे कूलर चलाते हैं तो उसमें बढ़िया पानी भर देते हैं, तब बढ़िया वो ठंडी हवा आती, इस प्रकार की हवा है भाई वो, है ना। ये चीज़ है। अब आइए आगे इसको समझते हैं। अगर भारत के मानसून की बात किया जाए, इंडियन मानसून की बात किया जाए, भारत का मानसून, भारत का मानसून, इसकी अगर हम बातचीत करें तो आइए देखते हैं भारत के मानसून के विषय में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग आपका आधे घंटे का टॉपिक है। चीज़ों को समझना होगा। भारत में मानसून की स्थिति क्या है, भारत का जो मानसून है वो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बड़ा बनाता है ना। आगे बढ़ता हुआ मानसून क्या होता है, वापस लौटता हुआ मानसून क्या होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो मानसून पर प्रभाव भी पड़ता है एल नीनो का, ला नीनो का, है ना। तो इन सब चीज़ों, पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इन सब की बातचीत किया जाएगा। लेकिन ये आपका कल रहेगा। आज यहीं तक साथियों। उम्मीद है कि ये आप जो एयर प्रेशर है, एयर सर्कुलेशन है, उसके एक चरण को आपने देखा, कल दूसरे चरण को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।